एवरीवन, कैसे हो आप सभी। भैया आज का एक क्लास जो होने वाला है वो आप सभी 12th वालों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज आज के इस क्लास में मैं बिहार बोर्ड वालों के लिए क्लास 12th के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम से ये जितने सारे भी क्वेश्चन है ना, अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो आप सेशन को बिल्कुल स्टार्ट से लेके एंड तक एंजॉय करना, बिल्कुल भी सेशन बोरिंग नहीं होने वाली, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, बिल्कुल एंजॉय की तरह, ठीक है। और एक अच्छी कॉन्सेप्ट के साथ, एक रियल कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग चीजों को समझते चलेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। मैंने बहुत सारे ऐसे टीचर को देखा है कि भैया कॉन्सेप्ट नहीं पता, बस यहाँ पे जो जो लिखा हुआ है सेंटेंस बस उनको पढ़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी होता है यार, आप उसे टर्म्स और कंडीशन समझा दो, आप उसको सही कॉन्सेप्ट बता दो, ताकि बच्चे को वापस से उसको लिखना ना पड़े, वो वही याद हो जाए। बेसिकली लाइफ टाइम तक याद करने के लिए आपको तो लिखना पड़ेगा ही, लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन मैं जो बोलूं वो आप करना, एंड स्टार्ट से लेकर क्लास को एंजॉय करना बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। एक रियल कॉन्सेप्ट मैं आप सभी को देने वाला हूँ, बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, एंड विद गारंटी है मैं कह सकता हूँ कि ऐसा कंटेंट आप सभी ने आज तक कभी नहीं देखा होगा। एंड चाहे पे मैंने पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से आप ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। बिकॉज सब्सक्राइबर इतने कम क्यों है, क्योंकि मैं सब्सक्राइब करने के लिए बहुत 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 कम बोलता हूँ, ठीक है। और मेरा कोई ऐसा नहीं है कि एज अ क्रिएटर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, बस थोड़ी सी मोटिवेशन के लिए हो जाता है, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए हाई क्वालिटी कंटेंट को रेडी कर सकूं, अच्छे अच्छे पीपीटी ला सकूं और आप सभी को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा सकूं, पढ़ा सकूं, ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन है कि अनुसंख्य गुणधर्म क्या है। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं, इंग्लिश में अगर बात करूं तो इसे हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं, ठीक है। ये विलियन चैप्टर का है, ठीक है। विलियन चैप्टर जो कि सॉल्यूशन चैप्टर, जो कि आपका सेकंड नंबर चैप्टर है, ठीक है। तो उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है कि अनुसंख्य गुणधर्म क्या है। तो आइए इसके आंसर देखते हैं। किसी विलयन का वैसा भौतिक गुण जो विलयन में उपस्थित विलय के अणु की संख्या पर निर्भर करता है, तो ऐसे भौतिक गुण को अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। अगर मैं आप सभी को अपनी भाषा में बताऊं, अगर इसका कॉन्सेप्ट मैं आप सभी को दूं ना, तो बस वेट कर लो आप, जितने मैं बोल रहा हूँ बस 10 से 20 सेकंड, उतना भी नहीं, बस 2 सेकंड वेट कर लो, 1 सेकंड, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आप सभी का। मैं एक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ सही। डिफाइनेशन क्यों रटना है यार, डिफाइनेशन क्यों रटना है, रट के क्या करोगे डिफाइनेशन। ए मान लो, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, चलो, यहाँ पे ए विलियन है, ठीक है। सपोज करो ए क्या है जी, अरे यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा भाई, अबे 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आप सभी का, बस थोड़ा सा सबर कर लो, थोड़ा सा आप सभी। चलो हाँ, अब हो गया बिल्कुल अच्छे तरीके से, अब कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये कोई मान लो, ये कोई विलियन है हमारा, ठीक है। और ये विलियन है, जब ये हमारा क्या है, विलियन है, ठीक है। मैं आप सभी का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, और मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, ताकि आप सभी को डिफाइनेशन को रटाना ना पड़े। मैं कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट बस आप याद रखना, उसके बाद आप खुद से भी डिफाइनेशन आप क्रिएट कर सकते हो, समझ रहे हो चीजें। ये विलियन है, पर ये जब विलियन है तो आपको पता है कि इसमें क्या क्या है। इसमें जब विलियन कब कहलाएगा, जब इसमें विलय, सॉरी, जब इसमें विलय, जब इसमें विलय और प्लस में विलायक हो, ठीक है, विलायक हो। विलायक किसको कहते हैं, घुलाने वाले पदार्थ को विलायक कहते हैं, और घुलने वाले पदार्थ को विलय कहते हैं। क्लियर है चीजें। तो ये हमारा एक विलयन है, और इस विलयन में विलय की जो कणों की संख्या होगी ना, यानी कि इस विलयन में जितना विलय होगा, ठीक है, समझ लो, विलय की मात्रा आप कह सकते हो। तो इस क्या है, ये जो विलयन में विलय की जो कणों की संख्या होगी ना, बस कणों की संख्या पर निर्भर करता है कौन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यानी कि अनुसंख्य गुणधर्म। अनुसंख्य गुणधर्म क्या है, तो आप खुद से भी लिख सकते हो यार, आप किसी विलयन में, ठीक है, उपस्थित विलय की कणों की संख्या, ठीक है, उपस्थित विलय की कणों की संख्या। आप देख लो, खुद डेफिनेशन देख लो, सेम एकदम इसी टाइप का मिलेगा जो मैं आपको अभी समझाया टर्म्स और कंडीशन। वैसा विलयन, किसी विलयन का वैसा भौतिक गुण जो विलयन में उपस्थित विलय के अणुओं की संख्या या फिर कणों की संख्या, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, तो ऐसे भौतिक गुण को अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। और ये अनुसंख्य गुणधर्म चार होते हैं, मैं आपको बता दूं, क्वथनांक का उन्नयन, वाष्प दाब का अवनमन, हिमांक का अवनमन और परासरणी दाब, ये चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं सॉल्यूशन के। ओके, आगे जाओ। रॉवल का नियम क्या है, आप इसे रॉवल का भी नियम कह सकते हो, या फिर कहीं कहीं इसको राउल्ट्स का भी नियम कहा जाता है, ठीक है, राउल्ट्स, कहीं कहीं इसको राउल्ट्स का भी नियम कहा जाता है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अगर रॉवल है तो भी आप इसे जवाब लिखना, और जब राउल्ट्स है तब भी आप यही जवाब देना। बस रॉवल का नियम में बस और बस एक ही कॉन्सेप्ट है कि अस्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलय के विलयन का वाष्प दाब
अस्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलय के विलयन का वाष्प दाब विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं अस्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलय के विलयन का वाष्प दाब, अगर अवाष्पशील विलय के विलयन का वाष्प दाब अगर मैं एस मान लूं, ठीक है, और समानुपाती किसके है, विलायक के मूल प्रभाज, यानी कि विलायक के मूल प्रभाज को हम लोग एक्स बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ए देखो एक से होता है विलायक के लिए और एक्स भी होता है सॉल्वेंट, सॉरी अरे यार विलय के लिए। ठीक है, देखो मैं बता दे रहा हूँ, एक से किसको हम लोग सूचित करते हैं, विलायक का मोल प्रभाज। ठीक है, विलायक का मोल प्रभाज, और एक्स बी से हम लोग डिनोट करते हैं विलय का मोल प्रभाज। एक्स बी से कोई मतलब नहीं है, बस आपको वहां पे समझना है कि जो एक्स से है वो क्या है, बस आपको समझना है कि वहां पे जो एक से है वो हमारा क्या है जी, वो हमारा है मूल प्रभाज। ठीक है, विलायक का वो भी बस आपको समझना है। तो विलायक का मूल प्रभाज को हमने क्या मान लिया, एक्स ए मान लिया, और एस हमारा क्या है, तो विलय के विलयन का वो वाष्प दाब है। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। तो इसके समानुपाती, अब आपको पता है कि समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए कांस्टेंट लाना पड़ेगा जी, बिल्कुल लाना पड़ेगा। तो इस बराबर के यहाँ पे कांस्टेंट ले लो और यहाँ पे एक से हो जाएगा, यही हमारा कहता है रॉवल का नियम। ठीक है, या फिर आप इसे राउल्स का भी नियम कह सकते हो। ओके ओके जी, चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ जाऊं। पराशरणी दाब क्या है, पराशरणी दाब क्या है, ध्यान से समझना कि जब किसी शुद्ध विलायक को अर्ध अरे यार यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी, मैं इसको सही कर देता हूँ। देखो देखो यहाँ पे गलती हुई है। जब किसी शुद्ध विलायक को अर्ध परागम्य झिल्ली, अर्ध परागम्य झिल्ली, अर्ध परागम्य झिल्ली, ठीक है, कि तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, जब किसी शुद्ध विलायक को अर्ध परागम्य झिल्ली, 1 सेकेंड, अर्ध परागम्य झिल्ली के द्वारा अलग कर दिया जाए। ठीक है, जब किसी, आप शुद्ध विलायक को ले लो, ठीक है, प्योर सॉल्यूशन को आप ले लो, और आप शुद्ध विलायक है ना, तो प्योर सॉल्वेंट इसे कहेंगे हम लोग। तो जब किसी शुद्ध विलायक को अर्ध परागम्य झिल्ली के द्वारा अलग कर लिया जाता है, तो विलायक की गति को रोकने या फिर साम्य अवस्था, यानी कि उसकी गति को पूरी तरीके से रोक देने, ठीक है, तो साम्य अवस्था यानी कि उसका वैल्यू 0 आ जाना। ठीक है, तो जब किसी शुद्ध विलायक को अर्ध परागम्य झिल्ली के द्वारा अलग कर दिया जाए, तो विलायक की गति को रोकने या साम्य अवस्था को स्थापित करने के लिए विलयन पर एक दाब लगता है। ठीक है, विलयन पर लगा वह न्यूनतम दाब जो कि आपका परासरणी दाब कहलाता है। ठीक है जी, तो जब किसी शुद्ध विलायक को अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग कर लिया जाता है, तो विलायक की गति को रोकने या फिर साम्य अवस्था को स्थापित करने के लिए विलयन पर लगा न्यूनतम दाब को परासरणी दाब कहते हैं। उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से कंफर्म याद हो गया होगा। ओके, चलो आगे बढ़ जाओ भैया। उल्टा परसरण क्या है, उल्टा परसरण क्या है, तो जब किसी शुद्ध विलायक को अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग कर दिया जाता है, हमने अभी क्या देखा, इसके पहले हमने क्या देखा, पराशरणी दाब क्या है, लेकिन यहाँ पे उल्टा परासरण पूछा है, और ये क्वेश्चन आपका 2023 में आया हुआ है। ठीक है, 2023 में क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ठीक है जी, बिल्कुल आया है। तो जब किसी शुद्ध विलायक को अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग कर दिया जाता है, यहाँ पे विलियन कर ले यार, बिलियन है विलियन कर लेना, ठीक है, विलियन पर पराशरी, अरे थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे आ गई आज, तो कुछ ज्यादा ही टेक्निकल इश्यू आ रही। टेक्निकल इश्यू में ऐसे नहीं बोल सकता, मैं इसे बोलूंगा कि यहाँ पे जो भी हमारे टाइपिस्ट महोदय है ना, उनकी गलती है यहाँ पे। विलियन पर पराशरणी हाँ यहाँ पे पराशरणी दाब होना चाहिए था। कि बहुत खूबसूरत हो आप सरस, 1 सेकेंड, तक के दिल झूम झूम अलग कर दिया जाए, तो विलियन पर लगा क्या है यहाँ पे, विलियन पर पराशरणी दाब, 1 सेकेंड, विलियन पर पराशरणी, चलो हाँ आप सही हो गया, आप कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलो यहाँ पे देखना कि जब किसी शुद्ध विलायक को अर्ध परागम्य झिल्ली के द्वारा अलग कर दिया जाता है, तब विलयन पर पराशरणी दाब से अधिक दाब आरोपित हो जाता है। ठीक है, तो विलयन में उपस्थित विलायक की गति, यानी कि जो सॉल्वेंट की मोशन होगी उसको रोकने के लिए, ठीक है, विलायक की गति उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर होने लगती है। सॉरी, विलयन की जो गति है वो उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर होने लगती है, तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग उल्टा पराशरण कहते हैं। और पराशरण में क्या होता है, पराशरण में क्या होता है, निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण की ओर होने लगती है। ठीक है, एक कंडीशन होती है आपकी पराशरण में, लेकिन यहाँ पे उल्टा पराशरण है, तो यहाँ पे उच्च से निम्न की ओर सांद्रण होगी। ठीक है जी,
अगला क्वेश्चन देखता हूँ 5 नंबर में। हेनरी का नियम क्या है? अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हेनरी का नियम क्या है? ठीक है, एग्जाम में जरूर याद करके जाइए आप सभी। हेनरी का नियम क्या है जी? तो किसी विलयन में गैस का मोल प्रभाव, देखो हेनरी के नियम में मुश्किल से मुश्किल दो ही कॉन्सेप्ट है, बस दो कॉन्सेप्ट है। किसी विलयन में गैस का, ठीक है, मोल प्रभाव गैस के आंतरिक दाब के समानुपाती होता है तथा किसी द्रव में किसी गैस की घुलनशीलता गैस के दाब के समानुपाती होता है। और जो आपका हेनरी का नियम होता है, मैं कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। देखो किसी विलयन में गैस का मोल प्रभाव गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है तथा किसी द्रव में किसी गैस की घुलनशीलता गैस के दाब के समानुपाती होता है। और ये होता है P बराबर के एच, यहाँ पे एच तो नीचे दिखाऊंगा ना मैं, ठीक है, क्योंकि ये घुलनशीलता है और यहाँ पे मैंने लगा दिया एक्स, यही आपका होता है। और कहीं कहीं एक्स की जगह एस भी दे देता है, एक्स की जगह एस भी दे देता है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, हेनरी का नियम क्लियर आप सभी का? चलिए जी, अब रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या है? ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की दर आप सभी को बताना है। तो अभिकारक या प्रतिफल की सांद्रण या मात्रा जो होती है वो समय के साथ बदलती रहती है, यही परिवर्तन उसे रासायनिक अभिक्रिया की दर कहते हैं, यही परिवर्तन को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की दर कहते हैं। क्लियर है जी? अभिकारक या प्रतिफल की सांद्रण या मात्रा समय के साथ परिवर्तित होती है। ठीक है, ध्यान से समझो, अभिकारक या प्रतिफल की जो सांद्रण या फिर मात्रा समय के साथ बदलती रहती है, वही हमारा रासायनिक अभिक्रिया की दर कहलाता है। ओके, आगे आ जाओ जी। अभिक्रिया की कोटि क्या है? एक क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा है, एक क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है, वहां पे करता है क्या है, यहाँ पे आपको रिएक्शन दे देगा और पूछेगा कि इसकी यहाँ पे रिएक्शन देने के बाद पूछ लेगा आपसे इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी। ठीक है, यानी कि इसकी कोटि क्या होगी, और 4 ऑप्शन दे देंगे, आपको सेलेक्ट करना रहेगा। ये सेंटअप पे भी पूछा है यार, एक दो क्वेश्चन सेंटअप में भी आया था इससे ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, और सब्जेक्टिव में तो एक क्वेश्चन पूछेगा कि अभिक्रिया की कोटि है क्या, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो रासायनिक अभिक्रिया के दर, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे दर होना चाहिए था रासायनिक अभिक्रिया के दर के समीकरण में उपस्थित सांद्रण के घात, यार घात के योग को रासायनिक अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दर के, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के दर के समीकरण में उपस्थित सांद्रण के घात के योग को रासायनिक अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। मैं आपको अभिक्रिया की कोटि समझाना चाहता हूँ, ठीक है, टर्म्स और कंडीशन के साथ, एकदम रियल कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, मैं समझा दू समझा दू क्या समझा दू? देखो देखो भैया, अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो किस तरीके से दिखाई जाती है। यहाँ पे मैं एक रिएक्शन लेता हूं, मानो C+O2, क्या बनेगा आप सभी को पता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, CO2 बनेगा। ठीक है, ठीक है ना? चलो, उसी तरीके से मैं यहाँ पे ले लेता हूं एक और रिएक्शन, वो रिएक्शन कौन सा ले लूं मैं ले लेता हूं S जोड़ O2। मैं इजी इजी रिएक्शन लेता हूं ताकि मैं आप सभी को सही तरीके से समझा सकूं अभी फिलहाल। ठीक है, SO2, यहाँ पे मैंने दो रिएक्शन लिए और पहला का मैं पूछ रहा हूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और दूसरा का आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। ठीक है, चलो जी, तो पहला है अभिक्रिया की कोटि C जोड़ O2, यानी कि यहाँ पे जो प्रतिफल आपको मिल रहा है ना, यानी कि जो आपको प्रोडक्ट तैयार होता है उसके घात आपको देखने होते हैं बस। ठीक है, उसके घात आपको देखने होते हैं। तो देखो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे मैं 1 मान सकता हूं, कुछ नहीं है इसके घात में, तो मैं यहाँ पे 1 लिख सकता हूं ना, तो लिख सकता हूं, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 ही होगा। ठीक है, और एस जोड़ O2 है, तो इस यहां पर भी इसके घात में कुछ नहीं है। जैसे मान लो अगर इसके घात में रहता 3, ठीक है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 हो जाता, लेकिन यहाँ पे तो अभी कुछ है नहीं, तो यहाँ पे मैं 1 मान के चल रहा हूँ, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लेकिन एक चीज और मैं आपको संकेत कर देना चाहता हूं, ठीक है, एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं, इसका जो होगा ना, इसका तो 1 होगा, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगा, लेकिन इसका 1 नहीं होगा, इसका 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये जो प्रक्रिया होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ये बनती है सनलाइट की उपस्थिति में। ठीक है, तो सनलाइट की उपस्थिति में जितने भी रिएक्शन होंगे, चाहे उसके घात में 50 भी क्यों न रहे, ठीक है, इसका जो सनलाइट की उपस्थिति में जो भी रिएक्शन होगी उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 0 ही होगा। ठीक है, यानी मेरा कहने का मतलब फाइनल तौर पे समझो, ये कोई भी रिएक्शन है अगर वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है, ठीक है, तो उसका अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? 0 होगी। समझ रहे हो? चलो बहुत सही।
अगर ऐसा हो सकता है कि मैं एक बात बता रहा हूँ, एक सेकंड मैं फिर से इसे करना चाहूँ, मैं आपको समझा के ही रहूंगा भाई, वैसे तो आप समझ गए हो, क्लियर है, लेकिन फिर से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर दूं, ताकि अभिक्रिया की कोटि में आप फंस न सको। भैया 2-3 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है यहाँ से, हर साल, प्रत्येक वर्ष। देखो, मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, अगर मान लो कोई भी अभिक्रिया है, यहां से होकर कोई अभिक्रिया है, मान लो यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट आ रहा है NaOH, ठीक है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, बस प्रतिफल है, अभिक्रिया कुछ भी हो सकता है। मान लो अभिक्रिया होकर ऐसा कुछ रिजल्ट मिलता है मेरे को, 4 और प्लस में CO2, और प्लस में क्या मैं लिखूं, क्या डाल दूं, मान लो एस एस बन रहा है, सल्फर, सल्फर बन रहा है 4, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करी जाए, इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अभिक्रिया अभिक्रिया की कोटि, ठीक है, अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी यहाँ से भैया, यहाँ पे 4 है, इसके घात में कुछ नहीं, तो इसके घात में 1, और इसके घात में भी 4, यानी कि 4 4 8 और 1 9, ठीक है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो समझ गए, बस प्रतिफल के यानी कि प्रोडक्ट के जो घात होगा ना, उसके योग कर लेना आप सभी, ठीक है, आपका अभिक्रिया की कोटि निकल जाएगी। चलो जी, रेडियो सक्रियता किसे कहते हैं, रेडियो सक्रियता किसे कहता है, मान लो ये कोई पदार्थ है मेरा, और इससे भैया तीन प्रकार की चीजें निकल रही है, पहला अल्फा किरणें, दूसरा बीटा किरणें, और तीसरा गामा किरणें। जिस पदार्थ से तीनों किरणें निकल रही है रैंडमली, तो उसे हम लोग रेडियो सक्रियता कहेंगे। यानी कि वैसा पदार्थ जिसमें अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित होती है, वह रेडियो सक्रियता पदार्थ कहलाता है। और ये जो घटना है ना, ये आपका रेडियो सक्रियता कहलाती है, ठीक है। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हमने 8 ऑब्जेक्टिव करे। तो अब परीक्षा देने वाले छात्र हो जाइए तैयार, क्योंकि 2024 में है आपका बोर्ड एग्जाम। तो अगर आप अभी से भी तैयारी नहीं कर रहे हो, अभी से भी आप मन लगा के मेहनत नहीं कर रहे हो, तो भी आप समझो कि आप अपने लाइफ और आप अपने कैरियर को लेकर टेंशन में नहीं हो। प्रेशर आपको नहीं बनना, प्रेशर आपको बनेगा एग्जाम टाइम। अरे यार 2 मंथ बाद एग्जाम है यार, क्यों नहीं प्रेशर बनना आपको अभी से भी, समझ रहे हो चीजें। और वैसे भी कहा गया कि प्रेशर में पढ़ाई करो आप 4 घंटा है, फिर विदाउट प्रेशर के आप 1 घंटा पढ़ाई कर लोगे ना, वो बराबर है, समझ रहे हो चीजें। मेरा कहने का मकसद यही है कि अभी से भी आप सोचो, 2 मंथ बाद आपका बोर्ड का एग्जाम है भैया, ठीक है। तो अभी से भी आप, क्यों नहीं हो रहा है यार आपको टेंथ एग्जाम की। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हो उनको तो बहुत सही बधाइयाँ कि आप मेहनत करते रहो ऐसे ही, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, और बोर्ड एग्जाम में भैया छोड़ के आना है बिल्कुल, समझ रहे हो। और बाकी अभी से भी अगर आप नहीं कर रहे हो, तो मैं बस यही कहूंगा, करो यार अभी से नहीं करोगे तो कब से करोगे यार। आपने तो, और बहुत सारे लोगों ने तो फालतू टाइम बिता दिए, ठीक है, लेकिन आप अब बर्बाद मत करो, जितना हुआ सो हुआ। आप 2 मंथ में भी पढ़कर अगर पास होने का टारगेट है बस आपका, तो वो तो आप 15 दिन में भी तो हो सकते हो, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग बोल लेते हैं क्वेश्चन बैंक के बारे में, कौन सा क्वेश्चन बैंक लो, कौन सा मॉडल पेपर लो। बेसिकली मॉडल पेपर मैं सजेस्ट करूंगा, मॉडल पेपर अभी आप मत ही लो तो बेटर है, ठीक है। मॉडल पेपर आप अभी मत करो, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक, हाँ क्वेश्चन बैंक तो ले लो, क्वेश्चन बैंक जैसे मैं कुछ बता दे रहा हूँ कंपनी, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बैंक आप ले सकते हो A1 का, ठीक है, A1 का ले सकते हो क्वेश्चन बैंक। फिर ले सकते हो आप ब्रिलियंट का, ब्रिलियंट अभी तक मेरे को काफी बेस्ट लगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन, सॉरी, कोई भी चैप्टर स्टार्ट होने से पहले उसका मैप भी आपको दिया रहेगा, ठीक है, जो कि जिसे हम लोग रोड मैप कहते हैं। तो बाकी मेरे को तो ब्रिलियंट ही अच्छा लगा, तो मैं सजेस्ट करूंगा ब्रिलियंट ही ले लो। बाकी आंसर गलती की जहां तक ये वाली जो बात है ना कि आंसर गलत रहता है, तो वो तो हर में रहेगा भैया, हर एक क्वेश्चन बैंक की आदत है, कोई ना कोई गलती रह ही जाती है, ठीक है। तो ठीक है जी, 100% आंसर सही वाला तो आज तक कोई क्वेश्चन बैंक मैंने खुद भी नहीं देखा यार, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बैंक विजिट करे हैं, लेकिन अभी तक मेरे को ब्रिलियंट काफी अच्छा लगा, तो ब्रिलियंट आप ले सकते हो, ठीक है। और बाकी इस वीडियो में हमने 8 सब्जेक्टिव करे, थंबनेल पे मैंने 20 सब्जेक्टिव लिख रखे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में और 12 हम लोग कर लेंगे, ठीक है, शाम 7 बजे इसी टाइम रेडी रहना। तो आज के लिए इतना ही, और दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली तो खैर खत्म हो गई, कमेंट करके बता देना कैसी गई आप सभी की दिवाली। और अब आ रही है हम लोगों की, हम बिहारियों की छठ पूजा, तो बहुत बेसब्री से इंतजार है आप सभी को भी, मेरे को भी है, ठीक है। और पढ़ाई भी जरूरी है, तो पढ़ाई करते रहो आप सभी टाइम टू टाइम। और बाकी फेस्टिवल मैं खुद छुट्टी दे देता हूँ यूट्यूब पे, मैं क्लास नहीं कराता उस दिन। तो बस भाई, मैं मेरी यही विश है भगवान से कि आप सभी अच्छी तरीके से पढ़ लो, सही तरीके से, और बाकी आप समझ ही रहो। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।